स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,15,392 के पार, अब तक 23,857 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,15,392 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 3,14,297 हैं, जिसमें से अभी तक 23,857 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 5,78,413 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 5,76,908 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,31,44,856 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 49,16,402 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 76,54,347 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा गूगल। पीएम मोदी से बातचीत के बाद सुंदर पिचाई का ऐलान। जी हां, सर्च इंजन कंपनी ने भारत में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को भारत में अगले 5 से 7 साल में यह निवेश करने की घोषणा की। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। भारतीय मूल के पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कंपनी की यह घोषणा भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के भरोसे को दिखाता है। पिचाई ने कहा, आज मैं गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूं। इस पहल के तहत हम अगले 5 से 7 साल में भारत में 10 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन ने कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। जी हां, शनिवार की रात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार के लिए काली रात साबित हुई। 11 जून की रात को अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें नानावती अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। शनिवार को अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। एक तरफ जहां अमिताभ अपने बेटे अभिषेक के साथ मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को होम क्वारंटीन किया गया। ऐसे में हर कोई सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन सहित पूरे परिवार के लिए दुआएं मांग रहा है। इसी बीच अब बिग बी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हां, अमिताभ बच्चन ने 2 ट्वीट्स किए हैं। अपने पहले ट्वीट में लिखा कि वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए व्यक्त की है, उन सभी को मेरा हृदयपूर्वक आभार। वहीं दूसरे ट्वीट में बिग बी करते हैं कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आपने मेरे अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या के लिए जो प्रार्थनाएं की है उन पर मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सभी के प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, जो राहुल प्रियंका के आक्रामक रुख का समर्थन नहीं करते वे कांग्रेस छोड़ दें। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख रखने के पैरोकार पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते, वो कांग्रेस में क्यों हैं? उन्होंने पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करते हुए मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह दोबारा पार्टी की कमान संभालें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वस्तुतः मुख्य चुनौती बनकर उभरे थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष अथवा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का काम जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में कोई भी उनके विरोध में नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले से परहेज की पैरवी करने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा,
कांग्रेस में कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रहने की पैरवी करते हैं? उनके पास यह साहस होना चाहिए कि वे पार्टी के भीतर अथवा सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखें। सिंह ने कहा कि मैं निजी तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी के आक्रामक रूप का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं? गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और कुछ अन्य नेता समय समय पर यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की निजी तौर पर आलोचना नहीं की जानी चाहिए। पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी यही राय जाहिर की थी, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ अन्य नेताओं ने असहमति जताई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं चिदंबरम जी की सराहना करता हूं कि वो जेल जाने के बाद भी वह नहीं झुके। सिंह के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेनी चाहिए। यहीं पर हमें राहुल जी और प्रियंका जी के बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि दोनों में यह दम और साहस है कि वे मोदी शाह जोड़ी का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यह गलत धारणा है कि मोदी शाह ईडी, आयकर और सीबीआई के जरिए गांधी नेहरू परिवार को डरा धमका सकते हैं। यह परिवार अंग्रेजों से निडर होकर लड़ा और वर्षों जेल में रहा। ये लोग बहुत बहादुर हैं, इसलिए मोदी शाह जी किसी भ्रम में मत रहिए। रूस में सफल हुआ दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण, जाने क्या निकला परिणाम। जी हां, कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि रविवार को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया। परीक्षण के बाद पहले समूह को 15 जुलाई व दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बता दें कि यह वैक्सीन रूस के द गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई थी। इसकी चिकित्सकीय परीक्षण की शुरुआत 18 जून को हुई थी। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस ट्रायल के माध्यम से यह पता लगाना है कि क्या यह वैक्सीन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है और यह मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध टीकों के समान सुरक्षित है। अब कटी पतंग बनकर जयपुर लौटने के सिवा सचिन पायलट के पास कोई चारा नहीं। जी हां, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास अब कटी पतंग बनकर जयपुर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे उनका जोर नहीं चल पाया। विधायक दल की बैठक में पर्याप्त संख्या बल के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने तेजी से सचिन पायलट को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन करके सचिन पायलट को समझाया, उन्हें जयपुर लौटकर अपना कामकाज शुरू करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से बात की। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि सचिन पायलट का पार्टी में मान सम्मान बना रहे। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी सचिन पायलट से बात की। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की गरिमा समझाते हुए नेताओं से उसी के अनुरूप आचरण करने की अपील की। सचिन पायलट की अब कितनी चलेगी? मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाल ने जयपुर में ही साफ कर दिया है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इस पर दिल्ली के एक नेता ने कहा कि यह तो नाराजगी और मनाने का आंतरिक मामला है। एसबीआई के इन खाता धारकों के लिए अलर्ट केस निकालने पर अब देना होगा टैक्स। जानिए क्या है टैक्स से बचने का तरीका। जी हां, अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। बैंक ने अपने खाता धारकों को अलर्ट करते हुए ट्विटर पर कुछ अहम जानकारी साझा की है। बैंक ने खाता धारकों को अलर्ट किया है, अब उनको अपने बैंक खाते में कैश निकालने पर भारी भरकम टैक्स चुकाना होगा। एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक बैंक का ये अलर्ट उन खाता धारकों के लिए है जो एक साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए से अधिक की रकम निकालते हैं। बैंक ने कहा है कि अगर खाता धारक अपने खाते से एक साल में 20 लाख रुपए से अधिक कैश निकालते हैं तो उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है। ये टैक्स उन ग्राहकों को देना होगा जिन्होंने पिछले 3 सालों से अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। बैंक ने कहा
है कि आयकर नियम के सेक्शन 194(n) के तहत ऐसे ग्राहकों का टीडीएस कट जाता है और 20 लाख से अधिक के केस विड्रॉल कर उन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। कैसे बचा सकते हैं आप अपना टैक्स? आयकर अधिनियम के मुताबिक जिन लोगों ने 3 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, अगर वो अपने खाते से बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकलता है तो उसे टीडीएस का भुगतान करना होगा। हालांकि एसबीआई से इससे बचने का तरीका भी बताया है। एसबीआई के मुताबिक सबसे पहले आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करानी होगी। अगर पैन कार्ड की डिटेल बैंक में जमा है तो फिर से देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स नहीं देनी होगी। टीडीएस की डिटेल बैंक के साथ साझा कर आप टैक्स से बच सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए देना होगा आय प्रमाण पत्र। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में हुआ संशोधन। जी हां, कोरोना संकट के दौरान आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की गई है। आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड आवेदन की तिथि से 1 वर्ष भीतर की अवधि का जारी होना चाहिए। कोरोना काल राशन से मिलने वाले खाद्यान्न की दुकानों की उपयोगिता बढ़ा दी है। 1 जून से हुए अनलॉक के बाद आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड के लिए आवेदकों का अंबार तेजी से बढ़ा है। आए दिन आ रहे आवेदकों के चलते विभाग भी नए राशन कार्ड जारी करने में बेबस है। खाद्य विभाग के निर्देशों के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी करने का कोटा निर्धारित है। शहरी क्षेत्र में 79.56 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 64.43% लोगों को राशन कार्ड पहले से ही जारी है। इससे अधिक राशन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते। शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड के लिए आय की वार्षिक सीमा 3 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए वार्षिक है। पिछले दिनों विभाग ने लोगों से अपील की थी कि यदि वे राशन कार्ड की पात्रता पूरी नहीं करते तो अपने राशन कार्ड विभाग को सरेंडर कर दें, ताकि नए आवेदकों में पात्र लोगों को कार्ड जारी किए जा सके। बता दें कि अभी तक जारी व्यवस्था के अनुसार राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय भागों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर, जबकि गुजरात में 1-2 जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, केरल, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पूर्वी गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, शेष गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों में और हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में मौसम शुष्क बना रहेगा।